गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका बी के टू जेड में, और गुड इवनिंग भी, क्योंकि आज सुबह से एक बार भी आप सभी से मिले नहीं। आज स्कूल भी गए नहीं, कुछ ज़रूरी काम आ गया था। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ये सोशल साइंस का 5वां वीडियो है मेरा ऑब्जेक्टिव का, और ये 5 वीडियो जो लगातार प्ले लिस्ट में डाल दिए तो देख लीजिएगा। तो आपको 80 ऑब्जेक्टिव आना है एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आपको 40 करना है। लगभग 25-30 आपको इस 5 से मिल जाना पक्का है। इतना से काम बनेगा नहीं। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक हम लाएंगे, और इसके बाद सोशल साइंस में हम सब्जेक्टिव लाने का सोच रहे हैं, एक एक टॉपिक करके, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी होगा, वही सब टॉपिक लाएंगे। तो आप लोग मिस करिएगा नहीं वीडियो को, और वीडियो को पूरा देखिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा देख के छोड़ देते हैं। आप जब तक पूरा नहीं देखिएगा ना, तो फिर वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ही होगा। तो इसलिए हम चाहेंगे कि मेरा कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है, मेरा कुछ इतना लगाव भी नहीं कि पैसा आए यहाँ से। बस मेरा यही कि जितना हम पढ़ा भेज रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप करके आ रहे हैं कि नहीं, ये देखना है हमको। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जिनका काम, ये सभी का काम के लिए, आप खाली 10th के लिए मत देखिए। 10th के अलावा जब इंटर में पढ़ेंगे, जब कोई भी जनरल कंपटीशन देंगे, यूपीएससी, बीपीएससी, कोई भी टीचर के एग्जाम में जाएंगे, तो आपको ये सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। हम आपको बीपीएससी क्वेश्चन दिखाए भी थे कि इस बार जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था 17वीं में, 28 क्वेश्चन ऐसा था जो डायरेक्ट हम लोग 9-10 में पढ़ाए, वो सब क्वेश्चन था। तो ठीक है, शुरू करते हैं, लेट करते नहीं ज़्यादा। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस का ये 5वां वीडियो है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका थी। तो आप लोगों को पता होगा, अगर पढ़े होंगे तो, कि जर्मनी के एकीकरण में, जर्मनी जो छोटा छोटा 300 टुकड़े में बटा हुआ था, और उसका एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका अहम थी। वार एंड पीस किसने लिखी है। तो वार एंड पीस टॉलस्टॉय के द्वारा लिखी गई है, और ये टॉलस्टॉय है, इन्हीं से गांधी जी प्रभावित हुए थे। कभी कभी बड़े एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी किनसे प्रभावित हुए थे, तो लियो टॉलस्टॉय से। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ है 1867 में, और इसका प्रकाशन कौन किया है आप कमेंट में बताएंगे। रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया। तो रूस में दासत्व समाप्त किया गया था 1861 में। सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन यानी सोवियत संघ अलग अलग में बढ़ गया था 1991 में, और उसी का नाम आज रूस है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप या यंग इटली आए, दोनों का संस्थापक मेजनी होगा। बस ध्यान ये रखना है कि यंग यूरोप जो आया था, ये आया था 1834 में, और यंग इटली आया था 1831 में। दोनों मेजनी के द्वारा किया गया। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे कोलोन। हिंद चीन में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन। वियतनाम का एकीकरण हुआ था 1975 में। अगर आपको डेट देखना है कन्फर्म, तो ये 1976 में 27 जनवरी है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से 1975 सही है। लेकिन अगर आप फाइनल एग्जाम में जाएंगे तो 23 जनवरी 1976 ये सही है। 2 जनवरी 1976 ये सही है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसी में कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की। देखिए, आर्य समाज बोलेगा और एक ब्राह्मण समाज बोलेगा, दोनों बड़ा कन्फ्यूज होगा, लेकिन आज हम अच्छा से समझा देते हैं कि जो आर्य लोग होते हैं ना, वो दया करते हैं। तो आर्य में डाल दीजिएगा दयानंद सरस्वती। और जो ब्राह्मण समाज बोलेगा, तो ब्राह्मण यानी ब्राह्मण यानी राजा महाराजा, तो राजा राम मोहन राय, ऐसे करके आप याद रखिएगा। यहाँ ब्रह लिख दिए हम कि राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, और स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज। आर्य समाज का स्थापना 1875 में हुआ है। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास हुआ। तो सबसे पहले तो आपको इसमें से ऑप्शन काटना सीखना है कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था 5 फरवरी 1922 को। तो जब भी होगा असहयोग आंदोलन उससे पहले होगा, तो नवंबर 1928 जो दिया था उसको पहले काट के खत्म कर देना है। अब ध्यान रखना था कि 1920 तीनों में है, अब इसी तीनों में से एक आंसर है। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव रखा गया था कांग्रेस के, सितंबर का महीना में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, और कलकत्ता में उसमें एक विशेष अधिवेशन भी हुआ था। तो 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ये सेट 5वां चल रहा है। वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया। तो वाष्प चलित इंजन का आविष्कार अगर बात करेगा तो जेम्स वाट के बारे में लिखेंगे, और रेल के बारे में अगर बात करेगा तो जॉन स्टीफेंस। भारत के प्रथम फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष बना। तो भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में बना था। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है। तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। इसका नाम जो है शेरशाह सूरी का पहले फरीद खान रहता है। शेरशाह इसका नाम तब पड़ता है जब एक शेर को ही मार के अपने कंधे पर उठा के ले आते शायद, तो इसीलिए इनका नाम शेरशाह पड़ जाता है। और शेरशाह से और भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं
ये शेरशाह सूरी है, जो जीटी रोड बनवाए हैं, ग्रैंड टैंक रोड, ये शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है, यही बनवाए थे। तख्त श्री हरिमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो तख्त श्री श्री हरिमंदिर जी साहिब ये पटना साहिब में है, तो पटना आंसर लगा देंगे। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 में हुई थी। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का हुआ? तो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में फासीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। आर्थिक मंदी में कौन सा देश सबसे कम प्रभावित हुआ था? तो आर्थिक जब मंदी आया था तो अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, उसमें रूस जर्मनी भी प्रभावित हुआ, लेकिन ब्रिटेन थोड़ा कम प्रभावित हुआ था इस 4 में। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? तो इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत कैक्सटन ने की है। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस टेक्स्ट से बचने के लिए अपनी जो भाषा थी वो बदल दी थी? तो अमृत बाजार पत्रिका जो थी ना, ये रातें रात में क्या की थी कि प्रेस टेक्स्ट से बचने के लिए अपना भाषा को रातें रात में बदल करके दूसरे भाषा में छाप दी थी। सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो जो नवीकरणीय जिसका बार बार उपयोग हो सकता है, जैसे पेट्रोल खत्म हो जाएगा फिर उसका उपयोग होता नहीं, कोयला का भी नहीं, लोहा का भी नहीं, लेकिन ये जल है, इसका बार बार उपयोग हो सकता है। स्वर्णिम महंगाई महामार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता? देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये 4 महानगरों को जोड़ता है। आप ऊपर से शुरू करिएगा दिल्ली से, दिल्ली के बाद मुंबई, मुंबई के बाद चेन्नई और चेन्नई के बाद कोलकाता। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। जैसे मुंबई की जगह पे गुवाहाटी का नाम डाल दिया है तो ये नहीं होगा, तो नहीं देखिए यहाँ पे दिया है। तो जब भी नहीं पूछेगा ना, हमेशा बार बार हम ध्यान दिलाते हैं कि ये नहीं पूछेगा तो यहाँ टिक लगा देना है कि नहीं पूछा है। तो ये तीनों तो है, ये नहीं है, ध्यान रखना है। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? तो भारत में राष्ट्रीय महिला अधिनियम 1990 में बना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन की कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच 3 सूचियां हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? फिर बोला है नहीं है, तो देखिए नहीं बोलेगा तो एकदम ध्यान रखना जरूर है, क्योंकि हम बार बार इसलिए देख, नहीं बोला तो यहाँ पर यह लाइन आ जाना चाहिए कि नहीं पूछ रहा है। तो संघीय प्रणाली विशेषता क्या क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय है, लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन है। पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं है, तो आंसर ए लगा देंगे, ये सही हो जाएगा। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? तो देखिए ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था, 1992 में शुरू हुआ था। इसको हम एक बार ठीक से लिख देते हैं कि 1992 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। और ये ताड़ी विद्रोह जो है ये आंध्र प्रदेश के नेलोर जिले से शुरू हुआ था। यहाँ के महिलाओं के द्वारा किया गया था, जिससे इन सभी के घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। इसमें ताड़ी और शराब इस सब पे प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। और इसके बाद अशोक राय मेहता भी आते हैं पंचायती राज में, लेकिन सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है। इंडिका के लेखक, तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं, और इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज रहते थे, तो यही लिखे थे इंडिका पुस्तक। जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है? यानी जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार, तो जनता दल यूनाइटेड का हो जाएगा तीर छाप। पंजा किसका है? कांग्रेस का। हाथी किसका है? बीएसपी का, बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती। किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार एक्ट 2005 में लागू हुआ, लेकिन सबसे पहले पूछेगा तो तमिलनाडु में हुआ था, शायद 1997 में। भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो आज का टाइम में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या 8 या 6, तो आज के समय में शायद 6 है। पंचायत चुनाव कौन कराता है? तो पंचायत चुनाव जो कराता है राज्य चुनाव आयोग कराता है। जो राज्य में चुनाव आयोग है वही पंचायत चुनाव कराएंगे। निम्नलिखित में कौन सी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? बोल रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। देखिए जैसे ही बोला नहीं, हमको फिर ध्यान चला गया। जब बोल दिया है नहीं तो हम पहले ब्रश उठा लेते हैं। जैसे ही बोला नहीं है, तो लोकतांत्रिक में क्या नहीं है? तो कानून के समता, ये तो है। उत्तरदायित्व शासन व्यवस्था है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, नहीं है। तो नहीं है मतलब यही वाला नहीं है। जब बोल दिया नहीं है तो ये वाला नहीं है, मतलब यही सही है। ठीक, जो नहीं बोला ढूंढने उसको ढूंढ दिए। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है?
देखिए भारत में लोकतंत्र का जातिवाद लेकर के बड़ा होते रहता है, तो जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद, ये सब जितना है ना सब चुनौती है। ऐसा नहीं बोल सकती भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है। जातिवाद, परिवारवाद, आतंकवाद, ये सब इनमें से सब जो है भारत के लिए लोकतंत्र में चुनौती है। तो इसीलिए इसमें से आप सभी को टिक कर दीजिएगा, इनमें से सभी। धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह कहा था महात्मा गांधी ने। और बीपीएससी का एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, जिस बीपीएससी से हम पास करके आए, ये क्वेश्चन था उसमें कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये कहे थे महात्मा गांधी ने। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, प्रस्तावना में ऐसा बोला गया है। हम भारत को एक स्वतंत्र प्रभुत्व, उसमें लोकतांत्रिक राज्य के बारे में बात किया गया प्रस्तावना में। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित पूछा नहीं है, तो आप देख लीजिए मत्स्य पालन और वन, और हमको लग रहा है यहाँ बैंकिंग और खनन में दो कन्फ्यूजन है। आप लोग कंफर्म करके इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का कि क्या इसका आंसर होगा। ए और सी तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित है। अब बोल दिया यहाँ पर नहीं है, तो आप नहीं है बोला तो यहाँ पर फटाक से आप बरस लेते ही हैं, और ये देख रहे हैं नहीं है। ये वाला देखिए इस आर्थिक क्रियाओं को प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, मत्स्य है, वन है। अब ये दोनों में आप आंसर लगाइए कि ये बैंकिंग होगा कि खनन होगा, हम देखना चाहते हैं कमेंट में। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, तो उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय जो हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट कर जिसको बोलते हैं, तो डायरेक्ट में आयकर होता है, और बाकी उत्पाद कर, बिक्री कर, सब इनडायरेक्ट में आता है, अप्रत्यक्ष कर में आता है। प्रत्यक्ष में आयकर आता है। देश में कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो देश में 10 आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। और देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो देश में संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित में कौन नहीं है बोल दिया, तो जैसे ही बोल दिया नहीं है तो फिर से बरस लेकर के रेडी हो जाएंगे यहाँ से कि नहीं पूछ रहा है। तो केंद्रीय बैंक है, वाणिज्य बैंक है, राष्ट्रीय बैंक है, ई बोला सहकारी बैंक, ये नहीं है, मतलब ये आंसर इसी को ढूंढ रहा था। आंसर इसमें डबल टिक कर दिए, यही सही हो जाएगा। तो ठीक है, सहकारी बैंक नहीं है। और उसके बाद 44 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। 45 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं, निम्नलिखित में या निम्नांकित में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? अब गैर आर्थिक बोल दिया तो जिसमें पैसा का बात नहीं होना चाहिए ना, गैर आर्थिक बोल दिया। शिक्षा, वित्त, स्वास्थ्य, नागरिक सेवाएं। अब इसमें से आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसमें से कौन है जो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है। कुछ 1-2 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़े हैं, आप लोग ने आंसर देंगे तो फिर हम आंसर देंगे कमेंट में। भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। 46 का आंसर बी सही है। और नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषताओं में कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए नई आर्थिक नीति मुख्य विशेषता कौन सी विशेषता पूछा नहीं है, तो जैसे ही बोला नहीं तो बरस के साथ रहिए रेडी। और नहीं पूछ दिया है तो देखिए नई आर्थिक नीति में उदारीकरण है, वैश्वीकरण है, निजीकरण है, समाजीकरण नहीं है, मतलब इसी का आंसर पूछ रहा है। तो आप 47 का आंसर भी समाजीकरण नहीं आएगा, लेकिन नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण है। क्वेश्चन नंबर 48 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा का कार्य नहीं है बोल रहा है ना, तो मुद्रा कार्य विनिमय का माध्यम है ना, मूल का संचयन है, मूल का मापन है, उत्पादन में मुद्रा का कार्य नहीं है, उत्पादन में मुद्रा का कार्य नहीं है। तो आंसर यही सही हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप देख लीजिएगा क्या सही होगा। 49 का कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मेरे हिसाब से 79 आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहीं भी दिख नहीं रहा है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग को क्या सही लग रहा है, एक बार आप कंफर्म करके आंसर करेंगे। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2 को डेट याद रखना, एक न्यू आया है, एक पहले का था। जो पहले वाला था वो 24 दिसंबर था और 1986 मनाया जाता था। तो हमेशा 24 दिसंबर को हम लोग उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। लेकिन अभी न्यू जो आया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो ये 2019 में आया। तो न्यू पूछेगा तो 2019 में है, और ये पहला वाला 1986 24 दिसंबर। तो हर साल 24 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। गैर और बिजली उत्पादन किस राज्य का अंग है? तो गैस और बिजली, गैर बोल दिया गलती हो गया, गैस और बिजली किस क्षेत्र का अंग है? तो गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, तो गैस और बिजली तो उसमें आएगा नहीं। हाँ, दूसरा में आ सकता है क्योंकि उसमें उद्योग ये सब आता है, तो इसमें गैस और बिजली भी जरूर आ जाएगा। और तीसरा में तो सेवा क्षेत्र आता है, इसमें टीचर्स
वकील, एडवोकेट जो प्रोफेशनल है वो सब आते हैं। तो गैस और बिजली द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, बोलने में मिस्टेक हो जाएगा तो टेंशन ना लीजिएगा, बोलते बोलते कभी कभी हो जाता है, तो आप समझेंगे। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही जाता है, मतलब आज का जो युग है उसका श्रेय मुद्रा को ही जाता है, यह कथन मार्शल का है। निम्न में कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? बोला निजी क्षेत्र का कंपनी नहीं है, तो देखिए डाबर, निजी मतलब खुद का, तो डाबर है, सेल है और बजाज भी है। तो टिस्को जो है ये निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। तो जैसे ही बोला नहीं है तो आप यहाँ पर फिर से एकदम टिक कर दीजिए फटाक से कि क्या पूछा, नहीं है। तो डाबर है, सेल है, बजाज ऑटो है, टिस्को ये नहीं है। बिहार में किस जिले की सबसे कम आय है? देखिए सबसे कम आय बोल दिया ना, तो मतलब जहाँ का जनसंख्या ज़्यादा होगा छोटा जगह में और रोजगार कम होगा। तो शिवहर एक ऐसा जगह जहाँ का आय चारों में से कम है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और गया का आय ठीक ठाक है, लेकिन शिवहर का आय कम थोड़ा है, तो आप आंसर लगा देंगे सी 54 का। उसका क्वेश्चन नंबर है 55। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए पंजाब में जो भूमि में अभी निम्नीकरण हो रहा है, कम फसल हो रहा है, तो उसमें वनोन्मूलन, गहन कृषि और अति पशुचारण ये सब कारण बन रहा है, इसीलिए इनमें से आंसर सही हो जाएगा 55 का आंसर डी। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा क्षेत्र में जल है पृथ्वी पे, तो इसीलिए हम पृथ्वी में पूरा सब नीला नीला दिखता है, इसलिए हम इसको नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। भारत का राष्ट्रीय पार्क कान्हा प्रसिद्ध है। देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पार्क है ना कान्हा, ये मध्य प्रदेश में, पहले ही जान लीजिए कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में, और ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है, तो जहाँ पे जल जमाव रहता है उसको बोलते हैं वेटलैंड, मतलब गीला वाला जो क्षेत्र होता है, एक तरह से दलदल वाला जैसा भूमि होता है उसी टाइप का बोलते हैं। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है वेटलैंड। इनमें कौन सा लोहा का एक्स है? तो लोहा का एक्स इसमें से पूछ लिया, तो एक दिया हुआ लिग्नाइट, बॉक्साइट, पायराइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम का है, पायराइट किसी और का। हेमाटाइट जो इसमें लोहा का एक्स है, तो ऐसे ढूंढ करके आपको टिक लगा लेना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, और राष्ट्रीय उद्यान सारा करिएगा, एक क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान से बनेगा। किस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा नग्न होती है? मतलब ह्यूमस का मात्रा एकदम कम है, तो ह्यूमस का मात्रा एकदम जलोढ़ में रहता है, काली मिट्टी में रहता है, पर्वतीय मिट्टी में रहता है। लेटेराइट मिट्टी में ह्यूमस का मात्रा एकदम कम है। और शायद इस वीडियो का एक और स्लाइड है, खत्म हो जाएगा। पायराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पायराइट जो एक धात्विक खनिज है, और इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? तो देखिए कोयला में कार्बन है, पेट्रोलियम में कार्बन है, प्राकृतिक गैस में कार्बन है। अब जो बच के हुआ कार्बनिक हो जाएगा कौन? अब्रक। अब्रक में कोई कार्बन नहीं है, इसको माइका भी बोलते हैं अंग्रेजी में। निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है, कोयला के साथ नहीं पाई जाती, चूना पत्थर के साथ नहीं, यूरेनियम के साथ नहीं। इसे भी काट कर आंसर सी को लगा देंगे, पेट्रोलियम। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुआ था? तो 1966-67, तो 66-67 दोनों दे दिया, तो आप 1967 में आंसर लगा देंगे। अब एग्जाम में लेकिन दोनों नहीं देगा, एक ही देगा, 66 या 67। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो दुर्गापुर स्टील राज्य जो है ब्रिटेन की मदद से पश्चिम बंगाल में खोला गया है। दुर्गापुर ब्रिटेन, ठीक। इनमें से कौन कोयला घटिया किस्म का है? मतलब सबसे कम क्वालिटी का कोयला, तो सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, और सबसे लास्ट है पिट, तो सबसे लास्ट पिट को लगा देंगे। सबसे अच्छा पूछ देता तो एंथ्रासाइट। सबसे पहले एंथ्रासाइट एक में, फिर एंथ्रासाइट बिटुमिनस, 2 में बिटुमिनस, 3 में लिग्नाइट और 4 में पिट, ठीक है। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ? देखिए पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ था तारापुर में। डेट याद रखना है तो रख सकते हैं, 28 अक्टूबर 1969 को ये खुला था। तो सबसे पहला तारापुर, महाराष्ट्र। नेपानगर प्रसिद्ध है, तो नेपानगर प्रसिद्ध है, ये मध्य प्रदेश में है, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया है? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया 1986 में, 27 अक्टूबर 1986 का। इसका मुख्यालय नोएडा में बनाया गया है। और इस वीडियो का लास्ट स्लाइड है, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। कांवर झील कहाँ है? तो आपका बिहार बेगूसराय में ही है, और काफ़ी सुंदर जगह है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग जो है राजगीर में है। रज्जू मार्ग मतलब जो ट्रॉली से जाते हैं ना, लिफ्ट से जाते हैं पहाड़ पे, वही। और समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को कहते हैं समोच्च रेखा। इनमें मंदार हिल कहाँ स्थित है? तो मंदार हिल बांका जिला में स्थित है। और किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था? तो इंडियन एयरलाइंस को नाम इंडियन नाम दिया है 2005 में। अगर आपको डेट चाहिए तो 10 दिसंबर 2005। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो
बम विस्फोट नहीं है, युद्ध नहीं है, रासायनिक दुर्घटना नहीं है, ये मानव जनित है। तो जो बच गया भूकंप हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए प्राकृतिक है। और आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है? तो आग से अगर जल गया तो प्राथमिक उपचार तुरंत में फिलहाल उसको ठंडा पानी डालना चाहिए, ताकि उसको थोड़ा ठंडक मिले, थोड़ा शांति मिले। उसके बाद डॉक्टर के पास लेकर उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और 79 है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद देते हैं? अगर मान लो कभी भूकंप आया और बहुत सारे लोग दब जाते हैं, तो कैसे पता करें कि इसके नीचे लोग हैं कि नहीं है? तो एक इंफ्रारेड कैमरा होता है, उससे पता चल जाता है कि इसके नीचे लोग दबे हुए हैं और उसको निकाला जाता है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, भूस्खलन से अभिप्राय है। तो भूस्खलन से अभिप्राय है मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना। भूस्खलन मतलब जब भी खिसक के पहाड़ गिरे, मलबा गिरे, चट्टान गिरे, ये भूस्खलन कहलाता है। और आज का हमारा सोशल साइंस का पार्ट 5 खत्म हो गया ऑब्जेक्टिव का, और इसके बाद हम सब्जेक्टिव का वीडियो भी लाएंगे जनवरी से। आप लोग रेडी रहिएगा सारे चीज़ लेकर के। आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बना नहीं, हम बार बार बोलते हैं, आप अपना पढ़ाई को जारी रखिए। मेरे वीडियो के साथ बनने से फ़ायदा ये रहेगा कि कम टाइम में ज़्यादा अच्छा से स्कोर करने का एक रास्ता है मेरे पास। जो सेलेक्टिव होता है, जो ज़्यादा जरूरी होता है, उसी सब वीडियो हम लाएंगे। बाकी मेरे पास भी उतना टाइम नहीं कि हम सारा वीडियो बना पाएँ, तो जो जरूरी है वो सब लाएंगे। इसीलिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर लाइक नहीं किए, अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करिए। और आप लोग क्या करिए, कम से कम अपने भी दोस्त लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं किसी क्लास में, चाहे 9, 10, 11, 12 में, उन सभी को भी इसको आप शेयर करिए, ताकि उनके पास भी ये वीडियो जाएगा तो कभी जरूरत में बड़े एग्जाम में जाएंगे, यूपीएससी, बीपीएससी और कोई भी एग्जाम में, तो ये सब सारा क्वेश्चन बनता है। तो इसीलिए जिनके पास टाइम रहेगा वो इस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि सबके पास हमेशा टाइम होता नहीं, लेकिन जब भी टाइम रहेगा तो कुछ अच्छा काम में टाइम लगाएंगे तो आपको आगे चल के काम देगा। तो ठीक है, इस वीडियो को लंबा नहीं करते, धन्यवाद।